शेर हिंदुस्तान को अगर हकीकत देखना है तो ये आपके शहनशीं पे बैठा है, इसका नाम पूरी हिंदुस्तान जानता है। और ये उत्तर प्रदेश के यश भारती अवार्ड से नवाजे हुई शख्सियत अब आपके सामने है, आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। सलाम करता हूं हैदराबाद की इस जिंदा दिल अवाम को, हजारों की तादाद में इस तारीखी स्टेडियम में आप इकट्ठा हैं। देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। मैं तो बहुत पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था कि कब हैदराबाद आवाज दे और हैदराबाद पहुंच जाऊं, लेकिन देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। शुक्रिया अदा करता हूं रजा इलाही फाउंडेशन का, सलीम साहब का, और बहुत प्यारे साथी भाई बिलाल साहब का। अब बिलाल सदा दे तो कौन ईमान वाला है जो घर से नहीं निकल आएगा, आना ही पड़ेगा। जुल्मतों पर चराग भारी है। मैं आके देख रहा हूं कि बड़े ठंडे होके बैठे हैं। ये हैदराबाद वो हैदराबाद तो नहीं है। नजर आना चाहिए आपका जोश, आपका जुनून। पता नहीं कौन सा डर है, कौन सी हुकूमत का असर है कि आप बिल्कुल खामोश होकर के बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सदाएं बहुत दूर तक जानी है। यहाँ जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है और वहां जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है। तो आपकी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले। तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे, कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी। मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को, शब्बीर अली साहब की मौजूदगी, रेवंत रेड्डी साहब की मौजूदगी और सदारत। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इंटेलेक्चुअल इंसान हैं वो कि हम दिल्ली में बैठकर भी उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं हम। उनकी मौजूदगी को सलाम। पूरा हैदराबाद मेरी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल इतनी तवक्को करके नहीं आया था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में आप नजर आएंगे, आप मिलेंगे। लेकिन मैंने बिलाल से एक बात कही थी कि बिलाल, तुम आंधियों में चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हो। अगर 10 आदमी भी कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद होगा तो मैं आऊंगा और उन 10 लोगों को बेदार करने की कोशिश करूंगा। आज तो हजारों की तादाद में आप इकट्ठा। कभी डॉक्टर
साहब ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी, लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। ऐसे दो एहसान फरामोश निकल आए हैं जो लगातार हमारे पुरखों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम अमन पसंद लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये हिंदुस्तान सबका है। अब वो तय करेंगे कि नहीं ये हिंदुस्तान उसका है जो उन्हें कागज दिखाएगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अगर कागज देख करके ही आप हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों पे दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर इन इमारतों और इन इमारतों के वारिसों से आपको तकलीफ है तो आज ट्रंप साहब को फिर ताजमहल नहीं दिखाना था, उन्हें ले जाकर के जो आपने शौचालय बनवाए थे वही दिखाया होता तो बेहतर रहता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे साहब, वो मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी हैदराबाद की इस तारीखी सरजमीन पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। 4-5 दिन पहले आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, शुक्रिया आपका। ऐसी नोटिस को हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। आप देते रहिए हमें नोटिस, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान का हर शहर इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। हमें पता है आपके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, दिल्ली जल रही है और आप नमस्ते ट्रंप करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानियां जो हमारी माएं, हमारी बहनें दे रही हैं वो जाया नहीं जाएंगी। यहां भी बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। मैं अक्सर इस बात की हैदराबाद के सामने खड़े होकर शिकायत भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं कि वो हैदराबाद जिसके लिए तकरीरों में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज हैदराबाद है, मुझे हैरत है कि उस हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। मेरा सवाल है ये हैदराबाद से कि उस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। मुझे हैरत है कि मैं तकरीरें सुना करता था कि कार की स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है। अगर कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो मुझे बताइए कि एहतजाज करने वाली हमारी माओ बहनों को कुचलने की हिम्मत कैसे दिखा रही है ये कार। और ऐसी स्टीयरिंग हाथ में रखने का क्या फायदा जो कार हमारे लोगों को कुचलने की हिम्मत दिखाए और आप उसकी स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए। यह वक्त कार की स्टीयरिंग हाथ में लेने का नहीं है, बल्कि कार के ब्रेक पे पैर रख देने का वक्त है। अगर हिम्मत है तो वो करिए, जरूरत उसकी है। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं वो कहां तक उसका संदेशा जाता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज 65 से ज्यादा दिन हो गए हैं जब मैं अपने घर नहीं रहा हूं। मैं मुसलसल सफर में हूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे एक दिन कहा था, जब जामिया की निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसी थीं, तो मैं मौजूद था उस दिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, और मैं खड़ा होकर के रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक 4 डिग्री टेम्परेचर में नारे लगा रहा था, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि ये वक्त ऐसा है कि जाओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं ये समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। ये वक्त कैसा वक्त है, मैं इसलिए खड़ा हूं। मैं शहर दर शहर जा करके लोगों से सवाल कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों को बेदार करने की हिम्मत जुटा रहा हूं। मेरे भाई,
लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। जब गृह मंत्री जी क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अमित शाह साहब, कौन घुसपैठिया? हम आपको घुसपैठिए लगते हैं? अरे हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिए आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो बर्मा में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान में आकर के सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिया वो होता है जो हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुआ रहा हो। बाहर तो पैदा अडवाणी जी भी हुए थे, जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में आए। हम घुसपैठिए नहीं हैं। लेकिन मोदी साहब दिल्ली के रामलीला में खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, कोई एनआरसी पे बात ही नहीं हुई है, मुल्क में कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, उनका झूठ देश के सामने ला करके रख दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क ने इससे पहले बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, बड़े बेकार प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, लेकिन इनसे ज्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। हैदराबाद की तमाम जिम्मेदारान शख्सियत यहां बैठी हुई हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। हम 19 लाशें उठा करके आपके बीच आए हैं। हमने अपने हाथों से 19 लाशें उठाई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं, जहां योगी माइक से कहते हैं कि ठोंक दो और गोली मार दो, लेकिन हम उन आंधियों में भी चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हमारे लिए नोटिसें तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको सलाम करने आया हूं। मेरी माओ बहनों, मैं मुसलसल आपकी खबरें पढ़ रहा हूं। जब ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि एक निहत्ती लड़की भी अगर एक प्ले कार्ड लेके बैठ जाती है कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए, तो केसीआर साहब उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे हैरत है कि ये इतनी डरी हुई सरकार कैसे है, जब आपके रहनुमा हैदराबाद से बाहर जाकर के अलग अलग जलसों में खिताब करते हुए कहते हैं कि एहतजाज करो, तुम्हारा बुनियादी हक है। तो मुझे हैरत है कि फिर वो हैदराबाद में एहतजाज करने वालों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं हैं। मुझे अवाम ने बताई हैं ये बातें। मैं आपके दिल का जो दर्द है उसे आपके सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं। मैं माओ बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पोंछने कोई नहीं पहुंचा। मेरी ये शिकायत है। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि 21 साल के सुलेमान को बिजनौर से उठा करके पुलिस ने जब मारा तो उसकी मां रोती रह गई। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, आगे चल के आईएएस बनता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अनस नाम का भी एक 20 साल का लड़का था, जिसे उसके कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने यह कहा कि 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफन करो। हम ऐसे मरहलों से गुजर के आपके बीच में आए हैं, हम ऐसा दर्द आपके बीच में झेल के आए हैं। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें ऐसे
सियासी रहनुमाओं से भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे भाई ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आप कैसे नकार सकते हो, आप कैसे इनकार कर सकते हो अनुराग कश्यप की हिम्मत को, आप कैसे नकार सकते हो स्वरा भास्कर को, आप कैसे नकार सकते हो अनुभव सिन्हा को, आप कैसे नकार सकते हो 21 साल के उस हरजीत सिंह को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उस एक दिन जा रहा था एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर, तो उसने देखा कि सामने अमित शाह भाषण दे रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हरजीत को जोश आया, उसने सोचा जंतर मंतर जाके क्या सवाल पूछना, सामने अमित शाह खड़ा है, लाओ इससे सवाल पूछते हैं। वो कूद गया सामने और अमित शाह के सामने बोला रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसे अमित शाह की पुलिस ने और अमित शाह के गुंडों ने बहुत पीटा। आप कैसे इनकार कर सकते हो उसके एहसान को, आप कैसे इनकार कर सकते हो सूर्या रजप्पन नाम की उस एडवोकेट को जो अमित शाह लक्ष्मी नगर दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे तो अपने घर के बाहर से उसने बैनर लटका दिया कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसी शाम उसके लैंडलॉर्ड ने उसे उसके घर से बेदखल कर दिया। आप कैसे इनकार कर सकते हो, आप नहीं इनकार कर सकते। आप कैसे नकार सकते हो जंतर मंतर पर बैठी हुई प्रियंका गांधी को, आप कैसे नकार सकते हो सुलेमान से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ में एसआर दारापुरी और सदफ जफर के घर जाने के लिए पुलिस से झड़प करके स्कूटी पर बैठ के जाती हुई प्रियंका गांधी को कैसे नकार सकते हो। आप कैसे नकार सकते हो हेमंत करकरे की शहादत को जो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए। आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को जिसने आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी ये कहते हुए कि एनआरसी और सीए का जो कानून है वो इस मुल्क के आईन के खिलाफ है। आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को जब आप माइक पर खड़े होकर के कहते हो 100 करोड़ और 15 करोड़, तो आप बताओ कि ऐसे लोगों को आप 100 करोड़ में रखते हो या 15 करोड़ में रखते हो। मेरा सवाल है आपसे, आप कैसे नकार सकते हो राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी हुई सोनिया गांधी को, आप कैसे नकार सकते हो कश्मीर के लोगों का दर्द बांटने के लिए लाख पाबंदियों के बावजूद फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली में लैंड करने की, दिल्ली से टेक ऑफ करके कश्मीर में लैंड करके हिम्मत जुटाने वाले राहुल गांधी को कैसे नकार सकते हो। आप कैसे नकार सकते हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद न झुकने वाले लालू प्रसाद यादव को, आप कैसे नकार सकते हो। आप नहीं नकार सकते और नकारिए भी मत, क्योंकि नकार देंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। यही तो चाहती है भाजपा, यही तो चाहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत कि आप अलग थलग पड़ जाएं। ये लड़ाई सबकी है मेरे भाई। ये जितने बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े तकरीरें करने वाले जो है ना, ये माइक पर तो कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जब शाहीन बाग की बहनों को वहां से गोली मार के उठाने की धमकी कोई गुंडा देता है तो ये दिल्ली में नजर भी नहीं आते। नजर कौन आता है? पंजाब से 4 बसें भर के सरदार भाई आते हैं, वो बहनों की हिफाजत के लिए आते हैं। कैसे नकार सकते हो आप उनको? नहीं नकार पाओगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। मैं यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन के नहीं खड़ा हूं, मैं आपका नुमाइंदा बन के आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने वाले एक शायर की हैसियत से यहां खड़ा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल पूछना शुरू करिए, रहनुमाओं को फरिश्ता मानना बंद करिए। बड़ा नुकसान हुआ है इससे, बड़ा नुकसान हुआ है इससे। सवाल करिए, आंख से आंख मिलाइए और उनसे पूछिए कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। विजयवाड़ा में, बेंगलुरु में खड़े होकर के अगर आप वहां की खवातीन से कहते हैं कि बहनों एहतजाज करो, तुम्हारा हक है, तो फिर आप बताओ कि आप क्यों जवाब नहीं देते हो हैदराबाद की बहनों को जो आपसे कहती हैं कि हम क्यों एहतजाज नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारा हक नहीं है? मेरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो शाहीन बाग दिल्ली से शुरू हुआ वो हैदराबाद में होना चाहिए था। वो हैदराबाद से शुरू होता तो शायद पूरे हिंदुस्तान में और बड़ा संदेश आ जाता। मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद इन चीजों से उबरेगा भी। वक्त बहुत थोड़ा है, मैं कोशिश करता हूं, आ गई हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता भी रहूं, थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करता रहूं। हाँ, चाय वाला भी सुना दूंगा, सारी नस्लें भी सुना दूंगा, मैं वो सब करता रहूंगा। मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन 2 जरूरी चीजें मैं
कुली कुतुब शाह स्टेडियम में खड़ा हूं। यहां खड़ा होकर के उन माओ बहनों को सलाम करता हूं जो ट्रिपल तलाक से लेकर के अब तक इस कानून के खिलाफ मुसलसल आवाजें बुलंद कर रही हैं। मैं सईदाबाद अकबरबाग की उन 17 बेटियों को सलाम करता हूं जिन्होंने 13 दिन जेल काटी है। मैं उनको सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं चार मीनार की 40 साल से बंद पड़ी हुई उस मस्जिद को जो इंतजार कर रही है कि वो कब खुलेगी। मैं सलाम करता हूं। मैं हैदराबाद में पहली बार इस तरह आपसे मुखातिब हूं, लेकिन यहां खड़े होकर के अलल-ऐलान ये कह रहा हूं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। ये लहराते हुए तिरंगे यहां मौजूद हजारों की तादाद में हैदराबाद अजीब हुकूमत है। कहती है कि ना तो पैन कार्ड मानेंगे, ना तो वोटर आईडी मानेंगे, ना तो आधार कार्ड मानेंगे। तो मेरा मन करता है मैं अमित शाह से पूछूं तो क्या भैया ये सारे कागज जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया था, फिर बनवाया किस लिए था? गजब तो ये है साहब, अमजद साहब, गजब तो ये है कि कहते हैं हम पासपोर्ट भी नहीं मानेंगे। वो पासपोर्ट जिसे लेके मैं लंदन में लैंड करता हूं तो वो कहता है कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। अमेरिका में लैंड करता हूं तो अमेरिका कहता है कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि वो पासपोर्ट भी आपकी शहरियत साबित करने के लिए काफी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है इस हुकूमत के सलाहकार कौन है, इन्हें समझा कौन रहा है। मैं एक दिन जंतर मंतर पे खड़ा था तो मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकल के आए हैं, इन्हें उकसाया किसने है, इन्हें बरगलाया किसने है। मैंने कहा मेरे भाई ये जो स्टूडेंट सड़कों पे निकल के आए हैं दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई उकसा नहीं सकता है। मैं तो हुकूमत से पूछ रहा हूं कि हुकूमत को कौन से इजराइल ने और कौन से अमेरिका ने उकसाया है जो अपने ही हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ खड़े हो गए। वो कहते हैं कि हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे, आपको शहरी नहीं मानेंगे। तो मैं हैदराबाद में खड़ा होकर कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अगर आप हमें हिंदुस्तान का शहरी नहीं मानेंगे तो हम भी आपको सरकार नहीं मानेंगे। हम इनकार करते हैं आपको सरकार मानने से। और अलल-ऐलान ये कह रहे हैं कि होश वालों सुनो ऐ दीवानों सुनो। लगे मुझे कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, पीछे तक जो लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत होनी चाहिए। मैं आपको नजर भी आप पे नजर भी रख रहा हूं और आपकी धड़कनें भी सुन के बताऊंगा। मुझे लगे कि आप उसी जिंदा दिली के साथ बैठे हैं जैसे हैदराबाद जाना जाता है। मैं पढ़ता हूं, होश वालों सुनो ऐ दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो। कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।
सब मिलकर आवाज लगाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं मानता तो एक एक आवाज की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। मेरे साथ दोहराएंगे आप, मैं नहीं मानता। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फिरौन की है, नमरूद की है, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला तो बहुत सारे साथी परेशान हुए, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे फोन करके कहा कि मुझे खुशी हुई कि योगी ने तुम्हें 1 करोड़ का नोटिस भेजा। 1 करोड़ से कम भेजता तो मुझे खुशी ना होती। तुम्हारी हैसियत के मुताबिक का नोटिस दिया है, तुम्हारे साथ करोड़ों आवाम की दुआएं हैं। जरूरत पड़ेगी तो 1 करोड़ जमा कर दिया जाएगा। जिस उत्तर प्रदेश में 19 माओं ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, वहां 1 करोड़ रुपए की हैसियत क्या होती है। हैदराबाद वालों, क्या फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। आज जब ट्रंप को ले गए थे मोदी जी ताजमहल दिखाने, तो मुझे डर था कि कहीं ये ना बता दे कि ये मेरा ही मकबरा है। कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। कि तेरे इस झूठ के डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। है हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, है हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ। हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ। हम तो लाशों का मातम मनाते रहे। हैदराबाद वालों, मेरे भाई हैदराबाद वालों, ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान।
जिन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना, जिन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके जबानी जुमलों से डरता है, नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसी तस्वीरों से डरते हैं जब वो हिंदू मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को एक साथ खड़े देखते हैं, तब वो डरते हैं। और उन्हें डराने के लिए लोगों को एकजुट करना सीखिए। लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, लोगों को मुत्तहिद करना पड़ेगा, लोगों से सवाल भी करिए। जब लोग तकरीरों में ये कह दें कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए लोगों से। अली मस्कती साहब, फैल साहब यहाँ बैठे हैं। आजकल मैं डिबेट में फिरोज भाई बात सुनता हूँ, एक बात सुनता हूँ, हर डिबेट में कहा जाता है तो क्या 303 सीटें हमने जितवाई? क्या हमारी वजह से जीती भाजपा? मेरी एक बात को बहुत संजीदगी से सुनना, ये नई बात है और नए तरीके से कही जा रही है। जब ये कहा जाता है डिबेट में कि क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या हमने 303 सीट जितवाई बीजेपी को, तो मेरी एक बात को आज रात जब अपने तन्हा होना अपने घर में, तो सुकून से सोचना कि एक 30 साल के लड़के ने एक बात कही थी बड़ी संजीदा से। ये सोचना कि जब कोई ये कहता है कि क्या हमने जितवाया 303 सीट, तो मैं ये कहता हूं कि दरअसल हवा को भी ये नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है। हवा को ये नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है, लेकिन चिंगारी को पता है कि उस चिंगारी को शोला हवा की वजह से ही बनना पड़ा है। ये बहुत संजीदा बात है, इस पर गौर करिएगा। आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब 25,000 की भीड़ में खड़े होकर के ये कहा जाता है कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां 500 घरों के बीच में 5 घर भी हैं। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, कभी सोचना कि पहलू खान को जो भीड़ घेर करके खड़ी थी वो 15 और 100 का फर्क नहीं जानती थी। कभी पूछना कि जब जुनैद को चाकुओं से गोंदा जा रहा था ट्रेन में, तो ये 15 और 100 का फॉर्मूला कहां था? मैं गया हूं सबके घर, मैंने इसी दामन में अपने जुनैद की मां के आंसू जज्ब किए हैं, मैंने इसी दामन में पहलू खान की मां के आंसू जज्ब किए हैं, इसी दामन में अखलाक की मां के आंसू जज्ब हैं, इसी दामन में तबरेज अंसारी की मां के आंसू जज्ब हैं। मैं सिर्फ भाषण देते हुए बात नहीं कह रहा हूं, मैंने मुशायरे ही नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ शायरी नहीं सुनाई। मेरा खुदा गवाह है कि जिस दिन जामिया की बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, उसके 3 दिन बाद मुझे कतर के मुशायरे में जाना था, लेकिन मेरे भाई, मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा होकर के मैंने कतर के मुशायरे के कन्वीनर को फोन किया और मैंने कहा मैं नहीं आ सकता मुशायरे में। उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को मेरी जरूरत है, मुशायरों को मेरी जरूरत नहीं है। वो दिन और आज का दिन, वो दिन और आज का दिन बिलाल गवाह है इस बात के कि मैंने नहीं पढ़ा कोई मुशायरा, और आज भी मुशायरे में आने का तो एक बहाना था, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी थी, मुझे आपसे बात करनी थी। वरना जब मैं शाहीन बाग में 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई 90 साल की अस्मा खातून को देखता हूं तो होठों से बोल नहीं निकलते हैं। मैं जब शांति बाग में पटना के माओ को बैठे हुए देखता हूं तो मेरे बोल नहीं निकलते हैं। जब मैं गया के शाहीन बाग में माओ को बैठे हुए देखता हूं तो मेरे लफ्ज नहीं फूटते हैं। मैं देख करके आया हूं रायपुर के शाहीन बाग को, मैं गया था दरभंगा के शाहीन बाग में, मैं गया था अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, इन तमाम इलाकों के शाहीन बाग में, मैं गया था भोपाल के शाहीन बाग में। मैं हजारों हजार इस तरह की माओ से मिल करके आया हूं जिन्हें देखने के बाद यकीनन गले से न तो पानी उतरेगा न खाना उतरेगा। लेकिन मुझे हैरत है, ये बात मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो कायद हैं, जो हमारे रहनुमा हैं सियासी, वो लखनऊ जा करके एबीपी न्यूज के शिखर समागम में डिबेट तो करेंगे सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन उसी लखनऊ में जो एक इंसान सीए के प्रोटेस्ट में शहीद हुआ था, उसकी मां के आंसू पहुंचने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। आखिर क्यों नहीं है?
आखिर क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठने के लिए घंटों घंटों का टाइम है, लेकिन उसी दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 62-63 दिन से बैठी हुई हजारों माओं से मिलने का वक्त क्यों नहीं है ऐसे लोगों के पास। मेरा सवाल है हैदराबाद से, हैदराबाद वालों आप भी सवाल पूछो। अगर आज सवाल नहीं पूछोगे तो आने वाली नस्लें सवाल नहीं पूछ पाएंगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी पसंद करता हूं, अल्लाह करे जो हमारे लोग हैं, मेरा तो अपना मानना है कि मेरे खुदा महफूज मुझे रख, दुश्मन को भी जीने दे, तेज हवा भी चलने दे और मेरा दिया भी जलने दे। मैं सोचता हूं इत्तेहाद के मायने में जानता हूं, लेकिन क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं कि कुछ लोग लड़ झगड़ करके हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के आए तो एक ही दिन में शहर में कई कई प्रोग्राम रख दिए जाएं? क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं? क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं कि जब मुश्ताक मलिक साहब और तमाम दीगर हजरात कोशिशें करके मिलियन मार्च निकाले तो सुबह सुबह खबरें फ्लैश हो कि कैंसिल हो गई परमिशन? क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं? इत्तेहाद के मायने ये नहीं है। मैं इस शहर के जो दानिश्वर लोग हैं, जो इस शहर के उलेमा हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। आप भी सवाल पूछना शुरू करिए। इस कौम को जरूरत है सवाल पूछे जाने की। मैं एक नज़्म और सुनाता हूं आपको। यहां तमाम लहराते हुए तिरंगे हैं। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, मैं कुली कुतुब शाह स्टेडियम में खड़ा हूं और दुआ के तौर पे एक नज़्म पढ़ रहा हूं। मैंने सुना था कि इसी स्टेडियम में पिछले कुछ दिन पहले कुछ दो कौड़ी के सियासी लोग आए थे और बड़े बदतमीजी भरे नारे लगा के गए। मैंने सुना ऐसा इसी स्टेडियम में ऐसा हुआ है और इसी स्टेडियम में खड़ा होकर के इमरान एक नज़्म पढ़ता है और वो नज़्म हिंदुस्तान की बेहतरी और उसकी भलाई की नज़्म है। हैदराबाद शामिल हो मेरे साथ। मैं नज़्म पढ़ता हूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अरे नरेंद्र मोदी साहब, जो कागज तुमने मांगा है वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूं अपना हूं। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। आज जब मैं देख रहा था तस्वीरें, ट्रंप को गांधी जी के चरखे के सामने बैठा हुआ और मिशेल ट्रंप को उनके करीब खड़ा हुआ और हाथ बांध के मोदी जी को गांधी जी के चरखे के सामने खड़ा हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि दिलों में कितना भी गोट से बसा लो, लेकिन सर तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ेगा। कि तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूं अपना हूं। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। तब मैं ये दुआ की नज़्म पढ़ रहा हूं, लेकिन एक एक शख्स को शिरकत करनी पड़ेगी। उधर जो ऊपर बैठे हैं सीढ़ियों पे, एहसान करिए अपनी पीढ़ियों पे और शामिल होइए इस नज़्म में, शामिल होइए। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे। मैं इसलिए यहां से सदाएं और बुलंद चाहता हूं कि ये हैदराबाद है, यहां से उठी हुई आवाजें मायने रखती हैं। एक शायर आपके सामने खड़ा है और मैं तो यहाँ के सियासी लोगों से भी कहूंगा कि भाई शायरों से दोस्ती रखिए। शायरों से दोस्ती नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। शायरों से दोस्ती रखेंगे तो समझ में आएगा कि जब आप पार्लियामेंट में हबीब जालिब की नज़्म पढ़ते हैं तो वो गलत पढ़ते हैं। अगर शायर से दोस्ती होती तो शायर बताता कि आप गलत पढ़ रहे थे उस नज़्म को। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि मेरा मस्कन
मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है, सुबह इनबॉक्स खोलिए तो गालियां भरी रहती हैं। अच्छा, आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही आती हैं, क्योंकि दोनों तरफ वाले गरियाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम नुकसान कर रहे हो हमारी सियासत का। आजकल एक मैसेज आया मुझे एक दिन कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैं हिंदुस्तान का इमरान हूं, मैं भारत का इमरान हूं। भारत भी एक दिन फख्र करेगा कि उसके पास एक इमरान है। मैं भारत का इमरान हूं। उसने कहा नहीं, तुम्हारा तो नाम इमरान है, तुम उनकी तरफ होगे। मैंने जवाब में कुछ बहुत नहीं लिखा, उसे एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर कि हज करने गया हुआ एक शख्स हिंदुस्तान का खाने काबा के सामने खड़ा है और अपने हाथों में उसने तिरंगा ले रखा। मैंने पलट के वह तस्वीर भेजी और नीचे बस इतना लिखा कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, ले देख, ये तस्वीर है हमारी वतन परस्ती का सबूत। हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। हैदराबाद वालों, तब मैं एक बंद पढ़ता हूं। आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आप ईमान वाले लोग हैं, शामिल होंगे आप मेरे इन मिसरों में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। आप तैयार रहना, अब तक की सबसे बड़ी दुआएं चाहिए मुझे आपकी कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बिलाल भाई ने मुझे ला के पर्ची दिया जिसमें लिखा है कि इस वक्त तक अगर हैदराबाद सामने बैठा रहे तो मैं आखिरी सांस तक पढ़ता रहूं। इस वक्त तक कौन सी बड़ी बात। गौस भाई ने बड़ी मेहनत करी है इस प्रोग्राम को सजाने में। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब। आजकल कुछ लोग निकल आए हैं जो पाकिस्तान की ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, सुबह शाम टिकट बांटते रहते हैं। रेवंत भाई, लो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं। नाहल दोनों तरफ है, एक ही तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो मेरा मन करता है मैं कभी कभी गिरिराज से कहूं कि क्या पाकिस्तान पाकिस्तान भेजता रहता है मेरे भाई। भेजना है तो अमेरिका भेज, लंदन भेज, जापान भेज, और अगर हमसे ज्यादा मोहब्बत है तो सऊदी अरब का वीजा लगवा करके टिकट विकेट दे दे, हम जाएं उम्रा करके चले आए, मुकद्दस जगहों को देख के चले आए। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान भेजता रहता है। और मैं तो तुझसे इतना कह रहा हूं, नशर अफरीदी ने कभी कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे पांव के आंवले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे। और तुमसे अलल ऐलान ये कहेंगे कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम,
बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब जो दो मिसरे हैं वो हैदराबाद वाली दाद उठ के आनी चाहिए, जैसे हैदराबाद जिस चीज के लिए मशहूर है। अच्छा, चाइना भेजना चाहते हैं आपने तो एकदम से ही निपटाने का प्लान बना दिया कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं आज यहां क्यों आया? किसी का एक शेर है कि कफन से काफ हटाना है फन बनाना है। कफन से, मेरी माँ मेरी बहनों सुनना, कि कफन से काफ हटाना है फन बनाना है। हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। फिर उसके बाद का सब काम तितलियों के सुपुर्द, फिर उसके बाद का सब काम बेटियों के सुपुर्द। तुम्हें तो बाग बनाने का मन बनाना है। मुझे पूरा यकीन है हैदराबाद जाएगा उस बात तक, वरना मुल्क में तो वही चल रहा है कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पोशाक से पहचानो, कपड़े से पहचानो कौन उपद्रव कर रहा है, कौन दंगा कर रहा है। रैलियों में खड़े होके नरेंद्र मोदी कहते हैं पोशाक से पहचानो। अरे नरेंद्र मोदी साहब, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? तुमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। नरेंद्र मोदी साहब, अगर कपड़ों से पहचाना जाए तो मुझे बताइए कि उस देविंदर नाम के एडिशनल एसपी को कौन सा नाम दूं जो टेररिस्टों को लेकर के दिल्ली की तरफ जा रहा था, उसे कौन सा नाम दूं? अगर कपड़ों से ही पहचानना है तो जब आपने 10 लाख रुपए का सूट पहना था तो आपका नाम नरेंद्र दामोदर अंबानी रखा जाए या नरेंद्र दामोदर अडानी रखा जाए। सूट नहीं पहन सकता है। और अगर कपड़ों से ही पहचानना है तो गुंजा जी को कौन सा नाम दिया जाए जो बुर्का पहन करके शाहीन बाग में बिरयानी खा रही थी? बताइए कौन सा नाम दिया जाए? मुल्क को तोड़ने वाली बातें बंद करिए, लोगों को बांटने वाली बातें बंद करिए। आप कहते हैं, आप चादर भेजते हैं अजमेर के लिए, कल तस्वीरें चारों तरफ तैर रही थी, और आपके होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अरे अमित शाह साहब, अगर आप इस मुद्दे पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हैदराबाद भी चीख चीख करके कह रहा है कि आप 1 इंच पीछे मत हटिए, हम भी आधा इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं हटेंगे, आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटोगे ना? मुझे बताओ कि नहीं हटोगे ना? नहीं हटोगे ना पीछे इस बार? ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई वजूद की है। मुझसे लोग कहते हैं इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप कैसे देखते हैं इस एहतजाज को, इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को? मैं उनसे कहता हूं कि मेरे भाई, मैंने नहीं देखा 1947 की जंग आजादी का दौर, मैंने नहीं देखा जेपी आंदोलन, लेकिन आज जब मैं तिरंगा लेकर के सड़कों पर नौजवानों को जाते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखों के सामने से भगत सिंह जा रहा है, मेरी आंखों के सामने से चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से अशफाक उल्लाह खान जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से राजगुरु और सुखदेव जा रहे हैं। यह आंदोलन हमारे वजूद का आंदोलन है, यह आंदोलन दूसरी आजादी का आंदोलन है, और आजादी तो हम इस बार, यह है जो आवाम की तरफ से आ रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा
कि कल या आज बयान आया है आपके यहाँ का, एनपीआर भी लागू करने जा रहे हैं साहब, उनसे सवाल पूछिए कि नहीं, उनसे कहिए कि ये जो चोर दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, इस पे हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि आज कागज दिखाओगे तो डिटेंशन सेंटर में जाओगे, आज लड़ोगे तो हो सकता है कि आज की इस लड़ाई में तुम्हें बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन 30 साल बाद जब आने वाली नस्लें पूछेंगी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए 2 तानाशाह हिंदुस्तान के आईन को रौंदना चाहते थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम फख्र से कह सकते हो कि मैं खड़ा था उस वक्त, मैं लड़ रहा था उस वक्त, मैं डटा था महाज पर, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। और सियासी रहनुमाओं से भी पूछिए और उनसे कहिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पूछिए, उनसे भी कहिए, उनसे भी कहिए कि यही वो शहर है जहां से उठी हुई सदाएं पूरे मुल्क को ये कहती हैं कि नहीं, हम तुम्हारी आवाज हैं। तो आज हैदराबाद की आवाज इतनी खामोश क्यों है? हैदराबाद के लिए मेरी माओ बहनों, मैं आपको सलाम करते हुए एक आखिरी नज़्म पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। अच्छा, चाय वाला भी सुनाना है। देखिए, मैंने तो नरेंद्र मोदी जी से ऐसा पंगा ले रखा है कि चाय पीनी छोड़ दी उनकी टशन में। मैंने कहा नहीं, जब मुखालफत है तो चाय भी मत पियो, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की। गोलियां हैं, तोपे हैं, आंसू गैस के गोले हैं और उनके पास एक काला कानून है, लेकिन इस बार डरना नहीं है, इस बार डरेंगे नहीं। और हैदराबाद वालों, सदाएं बुलंद करो, डरो मत। अरे तुम वही हो जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं, क्यों डरते हो? तुम वही हो जिनके पुरखों ने, जिनके अजदाद ने जब तलवारें उठाई हैं तो फिरंगियों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ के दम लिया है। तुम वही हो जिनके अजदाद ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं। तुम वही हो जिनके अजदाद के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। अरे तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे, तो आज क्यों डरते हो? आज तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। डरना मत, इस बार डरना नहीं है, इस बार डरना नहीं है, क्योंकि आपको कितना भी डराने की कोशिशें की जाए, लेकिन पलट के आना वही है। मैं नहीं डर रहा हूं, मैंने कहा ना, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। हर दिन धमकियां हैं, हर दिन नफरतों वाली बोलियां हैं, लेकिन मैं तो अलग ऐलान कह रहा हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों
से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। और हैदराबाद वालों, एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। और मेरा यकीन बोल रहा है, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में। दिल्ली इलेक्शन चल रहा था, अमित शाह साहब कह रहे थे बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। लोग मुझसे कह रहे थे इमरान आप क्या कहोगे इस पर। तब मैं बस ये मिसरे दोहराता था कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। मुझे सुन के बताना अगले मिसरे पे हैदराबाद वालों कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, दोबारा हारेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। बाहर भी एक बड़ी तादाद में लोग ठहरे हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम भाई उठ के आए, इन्होंने मुझे दुआएं दी। मुझे ऐसा लगा जैसे सलीम नहीं बल्कि जिले इलाही आकर के दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। असल जिले इलाही तो यही है, नाम सलीम है तो क्या हुआ। मसूद भाई हैं, मैं फिर से ये मिसरे पढ़ता हूँ कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और बिलाल हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, मुकदमा भी हो सकता है मुश्ताक मलिक साहब, मुझे भी नोटिस आया। लेकिन जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सुना दे रहा हूं। हाँ, मुझे शब्बीर भाई ने जो वक्त दे दिया है मैं उसे पूरा करूँ। नेशनल एंथम पे खत्म होगा इंशाल्लाह, उससे पहले हम देखेंगे भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह आपको। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, अरे सियासी रहनुमाओं, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से। सलाम आपको, कुर्बान जाऊं हैदराबाद की आवाम, जो आपका जज्बा है, जो आपका जोश है, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं। मैं तो उस दिन देख रहा था जब मिलियन मार्च में आप लाखों की तादाद में निकल आए थे और पूरी दुनिया आपको सलाम कर रही थी, अल जजीरा आपको सलाम कर रहा था। तमाम साजिशों के बाद भी आप लाखों की तादाद में निकल आए थे। ये है हैदराबाद,
इसी हैदराबाद को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, अरे तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। और ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये तो बुझ जाते हैं बुज़दिल की निगहबानी से, ये तो बुझ जाते हैं बुज़दिल की निगहबानी से। एक नज़्म सुनाता हूं। आज ट्रंप जी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी गए, उनके बगल में मिसेस ट्रंप खड़ी थी, उधर मोदी जी खड़े थे, तो तस्वीर बड़ी अधूरी थी। अगर बगल में जसोदा बेन भी खड़ी होती तो तस्वीर कितनी खूबसूरत लगती, अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि नफरत भी मुगलों से और शोहरत भी मुगलों से। ताजमहल दिखाने ले गए, लेकिन मैं यूपी से आया हूं, उसी यूपी से जहां का एक असेंबली का मेंबर यह कहता है कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है। मैंने सुना है अपने कानों से उस स्टेटमेंट को, जहां का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारी तहजीब, हिंदुस्तानी तहजीब में शामिल नहीं है ताजमहल। लेकिन साहब, सलाम शाहजहां को मरने के बाद भी कि अपना मकबरा भी धुलवाने के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े आदमी रखे हुए हैं। कई दिन से धुलाया जा रहा है, कई दिन से सफाई हो रही है, तब मेरा मन करता है कि मैं ये मिसरे पढ़ूं। अबू अहमद साहब, सुभान साहब, जो यहाँ के लोकल मीडिया के लोग हैं, मैं इनको सलाम करता हूं, जो लगातार इस एहतजाज, और इसी एहतजाज नहीं, हैदराबाद में होने वाले छोटे से छोटे एहतजाज के लिए, बाकी जो भी सोशल मीडिया के पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। मैं सबका नाम लूंगा तो वक्त बहुत कम है, सबको सलाम करता हूं। आप लोग वो हैं जिन्होंने जर्नलिज्म और सहाफत को बचा के रखा है, वरना दिल्ली में बैठे हुए लोग तो सब अर्नो गोस्वामी ही हुए जा रहे हैं, क्या कहा जाए। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब, जब वो कहते हैं कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है, तब मेरा मन करता है मैं ये नज्म पढ़ूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। आपकी 800 सालों की तारीख आपकी आंखों के सामने तैर जाए तो हैदराबाद मुझे बताए कि उसके दिल तक बात पहुंच गई है कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना
दरवाजा बंद कर लेते हैं। वक्त की नब्ज पर हाथ रखो, वक्त की आंख से आंख मिलाओ, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उन्हें मिटा देता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हैदराबाद वालों, वक्त से आंख मिलाओ और ये कहो कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो कुतुब मीनारा अपना है, ये चार मीनारा अपना है। और अगले जो दो मिसरे हैं, बहुत जो आखिरी शख्स बैठा जो बाहर भी है, मुझे सबकी सदाएं आनी चाहिए। इमरान बोल रहा है, इमरान अलल ऐलान बोल रहा है, बिना डरे बोल रहा है, इसलिए आपका साथ मुझे चाहिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो कुतुब मीनारा अपना है, ये चार मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगला मिसरा पुकारता है हैदराबाद को कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। और अब यह मिसरा सुनना कि जो जो तुमने बनवाया है, जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? ये जो एनआरसी है, दरअसल ये असम को जीतने के लिए लाए। अब उनके निशाने पे बंगाल है, लेकिन झारखंड ने उनका गुरूर खंड खंड कर दिया। फिर दिल्ली से भी हाथ धोना पड़ा। चाणक्य की सारी चाणक्यी घुसती जा रही है, दिल्ली से भी हाथ धोना पड़ा। अगला नंबर बिहार का है। अगर बिहार में बी टीम ने काम करना नहीं शुरू किया तो यकीन है मुझे कि रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसके बाद नंबर कहां का है? बंगाल का है। और मैं तो अभी बंगाल गया था और मैंने वहां खड़े होकर मिसरे पढ़े थे कि सूरज है यहाँ पर तेरा जुगनू न चलेगा, तू कितना भी सर पटके यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं साक्षात है दुर्गा तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि बंगाल में भी लोग काम पर लगाए जाएंगे। लेकिन मैं खुदा की जात पे यकीन करते हुए कह रहा हूं कि बंगाल भी हारेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली की गद्दी से तानाशाहों को उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जहां है खड़े हो जाइए, मेरे साथ इस नज़्म को गुनगुनाइए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हैदराबाद वालों, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अरे इतने जोर से काम नहीं चलेगा। सदाएं दिल्ली तक जानी है तो उसी तरह की सदाएं भी होनी चाहिए। अरे इंकलाब, इंकलाब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल। ज्यादा सुलगती है उनकी, इसलिए जोर से लगाओ इसे, और जोर से। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक नया नारा देता हूं, मैं कहूंगा कि अपने देश से वफा करो, आप कहेंगे बीजेपी को दफा करो। आप चाहें तो केसीआर भी जोड़ सकते हैं इसमें, ऐसी कोई बात। अरे बीजेपी, अरे अपने देश से वफा करो, अरे अपने देश से वफा करो। अरे इंकलाब, इंकलाब, आवाज दो, आवाज दो। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं, हाँ मैं इसके बाद नेशनल एंथम होगा, आप एक मिनट रुके रहें। रजा इलाही फाउंडेशन और बिलाल साहब, गौस साहब, जो भी इस प्रोग्राम के जिम्मेदारान हैं, इसे एक मिनट रखिए। मैं चाहता हूं कि एक बार हाथ उठा करके इस कमेटी के लिए, इस प्रोग्राम के जो जिम्मेदारान हैं, शबीर साहब से लेकर के जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है, रेवंत भाई, मसूद भाई, हमें बार बार भूल जाता हूँ, अली मस्कती साहब कहाँ है भाई, इरफान भाई, अरे इरफान भाई, फिरोज भाई, सहल भाई, अरे आगे आइए। हुजूर कैसे हैं आप? हमारे सामने साहब कहाँ हैं भाई? मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। मेरे हाथों में ये जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईन है, मैं चाहता हूं कि इसके पहले पन्ने में जो इसका प्रियम्बल है, जो इसकी प्रस्तावना है, मैं 40 सेकंड में वो पढ़ दूं, फिर हम नेशनल एंथम सुनाएंगे और उसके बाद साथ गाएंगे और प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। मैं इसे आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं तो मैं चाहता हूं मैं हिंदी में पढ़ूं। ये ऐसी सरजमीन है जहां को एक खास तरह से फ्रेम किया जाता है, खास जुबान में भी, खास मजहब में भी। तो मोदी जी देखें कि सैकड़ों तिरंगे लहरा रहे हैं, हजारों लोग खड़े हैं और इमरान खड़ा होकर के हिंदी में संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ रहा है। अब आप दोहराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।